हेलो डियरेस्ट स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी तक 2 पार्ट्स के अंदर थ्योरी पढ़ी थी और थर्ड पार्ट के अंदर हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना स्टार्ट किए थे। तो थर्ड के अंदर हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन किए थे थर्ड लेक्चर के अंदर। तो उसके अंदर हमने फर्स्ट लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे और उसमें आपको कुछ होमवर्क और टास्क दिया गया था। उन क्वेश्चन के आंसर्स जो है वो ये रहे। पहला क्वेश्चन था जिसके अंदर 5 पार्ट थे, ए बी सी डी और ई, और इन सब के आंसर्स आपके सामने रहे। मैच कर लीजिएगा आपके आंसर्स क्या आ रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन था जिसके अंदर कुछ एटम्स दिए थे मैंने, नाइट्रोजन का, कार्बन का, ऑक्सीजन का, 3 दिए थे। उन सब के न्यूक्लियर चार्ज और न्यूक्लियर मास निकालना था, नाभिकीय आवेश, नाभिकीय द्रव्यमान निकालना था, जिनके आंसर्स ये रहे। थर्ड वाले क्वेश्चन के अंदर था जो अल्फा पार्टिकल थे, अल्फा कण थे, उनका आवेश और उनके द्रव्यमान निकालने थे, जिनके आंसर्स ये आपके सामने रहे। फिर चौथा क्वेश्चन था फोर्थ वाला, उसके अंदर हमें जो चार्ज पॉसिबिलिटीज थी वो देखनी थी कि कौन कौन से चार्ज पॉसिबल है या नहीं है। तो बी और डी आर नॉट पॉसिबल थे। और फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट पूछे गए थे। पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा गया था, तो उसका आंसर ये रहा। दूसरे के अंदर द्रव्यमान का परिवर्तन, द्रव्यमान में सती या चेंज इन मास था, उसका आंसर ये रहा आपके पास में। फिर आपको बताते हैं, ये आपके आंसर्स हो गए होमवर्क। यदि समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि हम इसको डिटेल में आपको समझाने की कोशिश कर सकें। सेकेंड लेक्चर के अंदर हमने कूलाम्ब बल और उनकी विशेषताएं, उनके बारे में पढ़ा था, कूलाम्ब फोर्स के बारे में पढ़ा था। उनके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो आपको इस पार्ट के अंदर दिख रहे हैं। अभी 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको। इन क्वेश्चन को हम बारी बारी से करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच की दूरी 5.3 × 10⁻11 मीटर है। उनके मध्य विद्युत आकर्षण बल का परिकलन कीजिए। इस बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना कीजिए और सब वैल्यू आपको दे रखी है। इनका यूज करते हुए हम निकालते हैं। चलो देखते हैं पहला वाला क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। तो अभी हमारे पास जो क्वेश्चन था वो था द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन हाइड्रोजन एटम इज 5.3 × 10⁻11 मीटर। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। कंपेयर दिस फोर्स विद द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमारे पास सबकी वैल्यू गिवन है, तो मैंने यहाँ पर गिवन वैल्यूज लिख ली है। क्या क्या दिया हुआ है। डिस्टेंस दे रखा है r 5.3 × 10⁻11 मीटर, और g की वैल्यू कैपिटल G जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक 6.67 × 10⁻11 न्यूटन × मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर दे रखा है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन Q1 1.6 × 10⁻19 कूलम दे रखा है। चार्ज ऑफ प्रोटॉन Q2 भी वो सेम है इलेक्ट्रॉन का, लेकिन नेगेटिव में रहता है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम की बात नहीं है, हम नेगेटिव नहीं लिखे क्योंकि यहाँ पे पहले ही बोल दिया विद्युत आकर्षण बल, क्योंकि एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, तभी तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन Me 9.1 × 10⁻31 kg दे रखा है। मास ऑफ प्रोटॉन जो है 1.67 × 10⁻27 kg है। पहला पार्ट है कि हमें उसके बीच में विद्युत आकर्षण बल, मतलब एक तरीके से वो बोल रहा है कि कूलाम्ब बल निकालना है। तो कूलाम्ब बल से, कूलाम्ब फोर्स से F of E = K Q1 Q2/r² होता है। मैंने यहाँ पर ऊपर से जो वैल्यू गिवन है वो वैल्यू रख दी। यहाँ पर ये रही K की वैल्यू, ये Q1 की वैल्यू और ये Q2 की वैल्यू, और R1 का स्क्वायर है तो R की जो वैल्यू थी 5.3 × 10⁻11 का होल स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ होल स्क्वायर कर दिया तो ऊपर देखो 9 का 9, 1.6 और 1.6 साथ में लिख लिया, और 10 की इनका बेस सेम होने की वजह से पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, ऐड हो जाती है। तो 9 का 9 माइनस का 19 आ गया, और यह 5.3 × 5.3 × 10⁻2 होने की वजह से 11 × 2 22 हो गया। अब इन सबको मल्टीप्लाई करें, यहाँ से पॉइंट इस पॉइंट से कैंसिल कर दो, इस पॉइंट को इस पॉइंट से कैंसिल कर दो। 16 × 16 × 9 तो आएगा 2304, और यहाँ 53 × 53 करेंगे तो 2809 आएगा। और यहाँ देखें 10 की पावर के अंदर, तो यहाँ पे माइनस का 19 और प्लस का 9 करें तो माइनस का 29 होता है, और नीचे से माइनस का 22 ऊपर जाएगा तो प्लस का 22 हो जाएगा। इनको सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर माइनस का 7 न्यूटन आ रहा है। इन दोनों को डिवाइड करके देखेंगे तो आएगा 0.8202 आ रहा है। और जब हम इस पॉइंट को, क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यू में चेंज करते हैं, स्टैंडर्ड में लेके आना है, तो हम इस पॉइंट को
राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, तो जैसे ही यहाँ लेके जाएंगे तो इधर से इधर आते ही क्या होता है, पावर एक कम होती है, पावर कम होती है तो -7 और एक और कम हो गया -8, ठीक है, तो -8 न्यूटन। तो आपके पास में Fe जो है विद्युत आकर्षण बल है या कूलम्ब फोर्स जो है वो वैल्यू मिल गई 8.202 इंटू 10⁻⁸ न्यूटन। सेकेंड पार्ट है इसका कि हमें गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना करनी है, हमें कंपेयर दिस फोर्स विद द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किन किन के बीच में ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में। तो एफ फॉर्मूला क्या होगा, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर आर स्क्वायर। तो देखिए इनकी वैल्यू हम लिख के कैसे करते हैं, जगह नहीं है इसलिए मैं ऊपर वाला रफ कर रहा हूं, क्वेश्चन आपने लिख लिया हो तो अभी हमने जब फॉर्मूला आ गया है तो फॉर्मूले के अंदर जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू सारी मैंने पुट कर ली है। जी की वैल्यू रही यहाँ पर, यहाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यूज आ गई और डिस्टेंस का स्क्वायर आ गया। अब मैं डायरेक्ट फटाफट करने की कैलकुलेशन करना की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैंने सबको मल्टीप्लाई कर लिया पहले ही, इसको और इसको तीनों को कर लेंगे तो आंसर ये रहा, और 5.3 इंटू 5.3 करके ये रहा। फिर 10 की पावर बेस सेम होने की वजह से पावर ऐड हो जाएगी, तो माइनस का 11 माइनस का 31 माइनस का 27 और यहाँ 11 2 जा माइनस का 22, अगर ऊपर जाएगा तो प्लस का 22 हो जाएगा, इसलिए प्लस का 22। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 47 आ रहा है और इन दोनों को डिवाइड करेंगे 3.6 आ रहा है। तो इस तरीके से एफ ऑफ जी मतलब आपको ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो आपको मिल गया 3.6 इंटू 10⁻⁻47 न्यूटन। और हमको बोला था क्वेश्चन के अंदर कि इनको कंपेयर करना, तो कंपेयर कैसे करें, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या कर दो, डिवाइड करवा दो। एफ ऑफ ई की वैल्यू ये रही इक्वेशन फर्स्ट और एफ ऑफ जी की वैल्यू ये रही इक्वेशन सेकंड, दोनों को डिवाइड करवा दिया। आंसर्स दोनों को डिवाइड करवाएंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आएगा 2.27 इंटू 10⁻39। और जब हम f ऑफ e को इधर रखेंगे तो f ऑफ g उधर क्रॉस मल्टीप्लाई में उधर चला जाएगा। इसका मतलब आंसर क्या आया कि f ऑफ e जो है वो 2.27 इंटू 10⁻39 f ऑफ g मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स का मल्टीप्लाई है। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। ओके, तो अभी क्वेश्चन जो सेकंड है वो वापस समझ लो, टू पॉजिटिव आयंस ऑफ सेम चार्ज repel each other with a force of 3.7 into 10⁻⁹ Newton. The distance between the two charges is 5 angstrom. How many electrons are less in each ion compared to their normal state? चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो पहले आपके पास क्या करना है, गिवन लिख लेते हैं, बहुत इजी पड़ता है। तो आपके पास गिवन आर डिस्टेंस दे रखा 5 एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम कितना होता है 10⁻⁻10, तो मैंने एंगस्ट्रम की जगह 10⁻⁻10 लिख दिया, मीटर आ गया। एफ दे रखा 3.7 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। Q1 और Q2 दोनों सेम है, बार बार बोला समान आवेश है ना, सेम चार्जेस की बात की है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, Q1 Q2 को Q लेट कर दिया है, मैंने मान लिया है। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ से F बराबर क्या होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो F की वैल्यू यहां से 3.7 इन 10⁻⁹ लिख दिया है, K की वैल्यू यहां पे रख दी है, Q1 Q2 की जगह मैंने Q लिख दिया क्योंकि दोनों सेम है। अब इसके बीच जो बीच की डिस्टेंस है 5 इंटू 10⁻⁻10 उसका होल स्क्वायर कर दिया है। अब यहाँ पे देखो बाकी सेम का सेम है, Q इंटू Q क्या होगा, Q स्क्वायर हो गया 5 का 25 और 10⁻⁻10 का ट्वाइस करेंगे तो कितना होगा माइनस का 20। अब देखिए मैंने Q स्क्वायर को यही रखा है, या एक तरफ समझ लो मैंने यहाँ रखा है, तो इसके साथ में मल्टीप्लाई कौन सा होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई के ये ऊपर होगा। तो यहाँ 3.7 इन 10⁻⁹ इंटू ये वाला ऊपर चला जाएगा 25 इंटू 10⁻20 और ये जाएगा नीचे, तो 9 इंटू 10⁻9 आ गया। क्लियर है यहाँ तक। अब मैंने यहाँ पर 25 नीचे 9 लिख दिया, 3.7 लिख दिया और बेस एक जैसे होते मैंने हर क्वेश्चन में किया है, ऐसे ही थोड़ा इजी पड़ता है। 10⁻⁻9 -20 और ये नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या होगा, यस माइनस का होगा, तो माइनस का 9 हो गया। इन सबको करेंगे तो माइनस का क्या हो गया 38। 25 ये पॉइंट नहीं है, मैंने ऐसे ही लगाया अभी। तो 25 का क्या होता है, यहाँ पर 5 होता है, तो देखो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, ये रहा 5। 9 का क्या हो गया 3। 3.7 का क्या होता है 1.92 होता है। और 10 की पावर माइनस का 38 क्या होता है 10 की पावर माइनस का 19, क्योंकि 19 2 38 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो गया। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 9.60 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁻⁻19 आया। दोनों को डिवाइड करोगे तो आएगा Q 3.20 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो हमें चार्ज
चार्ज मिल गया है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो Q बराबर क्या होता है Ne, तो N बराबर क्या होगा Q अपॉन E। Q की वैल्यू आपके पास में आई अभी 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19, और यहां पर E की वैल्यू आपको पता है ये 1.6 इंटू 10 पावर माइनस का 19, दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा, और पॉइंट से पॉइंट यदि अपन डिसेबल करना चाहें, हटाना चाहें तो 16 2 जा क्या होता है 32, तो 2 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से N बराबर 2 इलेक्ट्रॉन आंसर आ गया। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो पहले थर्ड क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं वापस। क्या था? फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इन वैक्यूम इज 80 न्यूटन, मतलब F बराबर 80 न्यूटन दे रखा है। उसके बाद में इफ ए ग्लास स्लेब ऑफ थिकनेस 1 mm, कोई मतलब नहीं हमारे लिए, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ओके, एप्सिलॉन r मिल गया है 6 इज प्लेस बिटवीन द चार्जेस, देन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ फोर्स। अच्छा, मीडियम के अंदर जो फोर्स है उसकी बात कर रहा है ये, तो हमें पता है वी नो दैट एफ एम मीडियम इज इक्वल टू एफ अपॉन एप्सिलॉन आर। याद करो मैंने एफ और मीडियम कूलाम बल का माध्यम में बताया था, कूलाम फोर्स इन मीडियम एफ एम तो 1 अपॉन एप्सिलॉन और एफ आया था, याद आ रहा है आपको? तो वहां से ये फॉर्मूला निकला है। ठीक है, तो यहां पर F की वैल्यू 80 न्यूटन 18 रख दिया, यहां 6 आ गया और 6 3 जा 18, तो 3 न्यूटन आंसर आ गया। बहुत सिंपल सा था ये क्वेश्चन। चलो आगे वाले क्वेश्चन करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, 5 और 6। तीनों प्रश्न को आप आराम से बोर्ड पर देख सकते हैं। पहला जो फोर्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ है और 6 है, दोनों हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए लिखा गया है। आराम से देखिएगा, मैं इनके आंसर्स इधर कर रहा हूं। ठीक है, तो आप इन आंसर्स को, उत्तर को आराम से देखते रहें। पहला क्वेश्चन जो फोर्थ वाला है, इसमें अभी के टाइम में वो है एक बिंदु आवेश पर तो दो चार्ज दे रखे Q1 और Q2 है, तो मैंने Q1 लिख दिया यहाँ पर 2 माइक्रो कुलाम, 2 इंटू 10 माइक्रो के क्या बोलते हैं 10 पावर माइनस का 6 कुलाम हो गया। Q2 इसी तरीके से माइनस का 5 माइक्रो कुलाम था, तो -5 इंटू 10 पावर माइनस का 6 कुलाम लिख दिया। अब इन दोनों के कहाँ थे? 2 मीटर 1 मीटर पे और -2 मीटर 4 मीटर पे थे। ठीक है, और डायरेक्शन के अंदर पोजीशन वेक्टर इनके आराम से निकाल सकते हैं। पोजीशन वेक्टर 1 के लिए R1, 2 के लिए R2, तो 1 के लिए क्या है 2 i कैप प्लस 1 j कैप, ये 2 i कैप प्लस 1 j कैप, ये माइनस का और ये प्लस का है, तो माइनस का 2 i कैप प्लस का 4 j कैप। समझ में आ गई? मीटर में था तो मीटर में, तो ये इस तरीके से आप इनके पोजीशन वेक्टर लिख दिए और Q1 Q2 लिख दिए। अब देखो, एक Q1 है पॉजिटिव का और Q2 क्या है नेगेटिव का, तो एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, विपरीत आवेश हो गए, ऑपोजिट क्या हो गए चार्जेस हो गए, तो अट्रैक्शन होगा रिपल्सन अट्रैक्शन होगा। तो यहां पर देखो बल कौन सा होगा? अट्रैक्शन होगा। ये आपका अट्रैक्शन फोर्स रहा, आकर्षण का रहेगा। अब ये बल कहां लगेगा? Q1 की और लगेगा, ये ध्यान रहे। उसके बाद हमें निकालना क्या है? 2 पर 1 द्वारा, है ना, या Q2 ड्यू टू Q1, तो 2 पर 1 मैंने पिछले वाले वीडियो के अंदर बताया था। F21 मतलब 2 पर 1 की वजह से, 1 2 का मतलब होता है 1 2 का मतलब 1 पर 2 की वजह से, तो यहां 2 पर 1 की वजह से 2 1 है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और R1 2 कैप। ये पता है आपको यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर को कैसे लिखते हैं? R वेक्टर अपॉन R, तो 1 2 और ये R हो गया इससे सदिश, तो R स्क्वायर और R ये मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या हो जाएगा R क्यूब, R12 आ गया। अच्छा, इन दोनों को कैप क्यों लगाया है? इन दोनों को मैजिकल बॉक्स में क्यों ले लिया? इन बॉक्स में लेने का वजह है क्योंकि ये प्लस में और माइनस में, हम लोगों को तो वैसे चार्ज से मतलब है, ऑपोजिट चार्ज हो या कोई भी हो, तो यहां पर हमने यहां पर लिख दिया K की वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9, Q1 की वैल्यू लिख दी 2 इंटू 10 पावर माइनस 6, Q2 की वैल्यू 5 इंटू 10 पावर माइनस 6, इसकी वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है और इसकी वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है। ये सब बेसिक है, 11th के अंदर था। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2 i कैप माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का, तो 2 और प्लस का 2 कितने हो गए 4i, और प्लस का 1 और माइनस का 4, माइनस प्लस माइनस हो गया माइनस का 4, तो माइनस का क्या बचा 3, तो माइनस का 3i कैप, क्यूब का क्यूब। यहां पे भी देखो 2 माइनस माइनस प्लस, तो 2 और 2 कितने हो गए 4, 4i कैप, प्लस का 1 माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 3, तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस का 3j कैप। यहां तक समझ में आ गया? अब देखिए इस कैप को सॉल्व कैसे करते हैं, ये होता है a माइनस बी, तो ऐसे कहते हैं रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पहले क्या 4 स्क्वायर और फिर क्या है प्लस का, फिर माइनस का 3 स्क्वायर, तो क्या हो गया 4 का 16 9 कितना हो गया 25, और रूट ऑफ 25 कितना होता है 5 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 का क्यूब हो गया और ये आंसर आ गया 90/5 का क्यूब कितना होता है 125, दोनों को डिवाइड करेंगे 0.72 10 पर माइनस का 3 आएगा। ठीक है, ये तो सॉल्व करना आ गया ना।
अब उसके बाद ये एज इट इज इसकी डायरेक्शन बताता रहेगा, साथ में पोजीशन वेक्टर चलते रहेंगे। और यहां पर ये पॉइंट स्टैंडर्ड आंसर चाहिए ना, तो ये पॉइंट कहां जाना चाहिए, एक नंबर के बाद, तो ये पॉइंट यहां से यहां जाएगा, तो ये पॉइंट यहां से यहां जाएगा, तो इसकी पावर में मैंने कहा था पावर में कमी आती है, ऐसा समझ लो, या फिर इसका जो पावर होता है उसमें -1 ऐड हो जाता है, तो -1 ऐड होगा, -3 और -4, इस तरीके से F21 जो है आपके पास में ये आंसर आया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर था। अच्छे से देख लीजिए और अपना क्वेश्चन का जो आंसर आया है आपने जो सॉल्व किया वो मैच जरूर कीजिए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो अभी हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5 है, उसके अंदर हमें कहा कि कोई एक ऐसी उभयनिष्ठ कॉमन जगह है जहां पर 2 पॉइंट चार्ज, ये यहां पर 2 पॉइंट चार्ज लटक रहे हैं और वो किसी थ्रेड से, धागे से बंधे हुए हैं जिसकी लेंथ हमने L ले ली है, और यहां पे बता दिया कि ये कितने मास के हैं, दोनों 200 ग्राम के हैं, जिन्हें केजी में चेंज करेंगे तो 0.2 kg आएगा, और दोनों के बीच की डिस्टेंस को हमने D कहा, वो 4 सेंटीमीटर है, मतलब मीटर में चेंज कर लेंगे 4 × 10⁻² मीटर। अब इन दोनों के अंदर चीज को समझना क्या चीज है, हमने बीच में से एक लाइन ड्रॉ की, तो इन दोनों को बीच में क्या करेगा, एंगल को तोड़ेगा, जो कितना होगा, थीटा और थीटा हो गया, दोनों बराबर एंगल में टूट गया है। अब हमने यहां पर एक तरीके से ये लाइन तिरछी लाइन है, 2 पैरेलल लाइन, इसके पैरेलल लाइन एक ड्रॉ की है, इसके जस्ट पैरेलल, और इसके जस्ट पैरेलल यहां लाइन ड्रॉ की है। पैरेलल लाइन करते हैं और एक स्लाइड लाइन जो होती है तिरछी लाइन काटती है, तिर्यक रेखा काटती है, तो क्या बनता है, Z बनता है, Z बनता है। ये देखो अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण थीटा थीटा बराबर हो गया, इसकी थीटा बराबर हो गया, Z बन रहा है ना। इसलिए ध्यान रखें क्या बोल रहा हूं मैं, दोनों आवेश है, चार्ज पार्टिकल है, तो दोनों के अंदर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, कौन सा, कूलाम फोर्स। इसलिए देखो फोर्स इधर और इधर ये फोर्स लगा हुआ है। अब इनके नीचे की तरफ क्या लगेगा, W बराबर mg, फोर्स लगता है नीचे की तरफ, ग्रेविटेशन फोर्स G, जिसकी वैल्यू 9.8 या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे की तरफ खींचेगा mg, और ऊपर की तरफ एक टेंशन T फोर्स कार्य करेगा जो T दे रखा है। यहां तक समझ में आ गया, डायग्राम अच्छे समझ में आ गया। अब चलते हैं अंदर, साम्य अवस्था या इक्विलिब्रियम स्टेट की बात करते हैं हम, तो उसके अंदर क्या होगा कि इस फोर्स का पहले बात करते हैं। अब देखो जहां थीटा होता है उधर क्या होता है, cos थीटा, बराबर है ना, जहां थीटा होता है वहां cos थीटा, तो थीटा, तो ये T cos थीटा के कंपोनेंट में टूटेगा, तो T cos थीटा किसके बराबर, mg के, तो इसलिए T cos थीटा बराबर mg। और जहां थीटा नहीं होता दूसरा क्या होता है, sin थीटा, तो यहां T cos थीटा, तो इधर क्या आएगा, T sin थीटा, तो यहां पे T sin थीटा किसके बराबर, F के बराबर है, तो F के, और F कौन सा फोर्स है, कूलाम फोर्स है, तो F बराबर क्या होगा, K Q1 Q2 अपॉन बीच की डिस्टेंस, तो बार बार हमने R लिया, तो यहाँ डिस्टेंस क्या लिया, D, तो D स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों आ गए, तो हमारे पास में एक इक्वेशन फर्स्ट ये आ गई है, दूसरी इक्वेशन ये आ गई है, ठीक है। अब यहाँ पे Q1 और Q2 दोनों चार्ज किया है, इक्वल है, यहां पे बोला हुआ है कि दोनों चार्ज बराबर है, देखो कहीं पे लिखा हुआ है, ये रहा समान आवेशित है ना, इक्वल चार्ज्ड है, इक्वल चार्जेस्ड है, तो ये दोनों समान है, तो Q1 Q2 बराबर होगा, तो Q1 × Q2, तो अब QQ, तो QQ क्या हो गया, Q स्क्वायर, तो ये Q स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन आ गई, और इक्वेशन 2 और 1 डिवाइड करें तो T sin थीटा अपॉन T cos थीटा, ये sin थीटा की वैल्यू रखी हुई यहाँ पे, यहाँ आपको T cos थीटा की वैल्यू रखी हुई, दोनों को डिवाइड करेंगे, T से T sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin अपॉन cos क्या होता है, tan थीटा, तो tan थीटा आ गया, और K Q स्क्वायर D स्क्वायर नीचे आएगा तो mg D स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया। अब हमें निकालना क्या एक्चुअल में, ये Q स्क्वायर, Q निकालना था, चार्ज निकालना था, Q स्क्वायर एक तरफ लूँ तो क्या होगा, mg D स्क्वायर tan थीटा, और नीचे आ गया K, इस तरीके से आपका ये Q स्क्वायर हो गया, और Q निकालेंगे क्या हो गया, इधर रूट आ जाएगा बस। अब यहाँ एक प्रॉब्लम आ रही है tan थीटा, तो एक छोटी सी चीज है नॉलेजेबल, वो देखो यहाँ पर D जो है वो 4 सेंटीमीटर, L क्या है 40 सेंटीमीटर, तो बहुत छोटा हो गया, इसका मतलब L तो है बहुत ज्यादा हो, और ये D क्या हो गया, बहुत छोटा, तो ये और छोटा, और D/2 करेंगे तो और भी ज्यादा छोटा। ये मैंने एक छोटा पोर्शन लिया है, ये वाला, इधर से आधा पोर्शन लिया है, ठीक है ना, ये आधा, इधर से इधर वाला आधा पोर्शन लिया है, तो ये यहाँ पे देखिए tan थीटा का रेशियो और sin थीटा का रेशियो लगभग क्या होगा, बराबर ही होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे D/2 परपेंडिकुलर, D/2, और ये क्या हो गया, हाइपोटेनस L हो गया, तो D/2, तो 2 कहाँ आ गया, नीचे, तो ये sin थीटा बराबर क्या हो गया, D/2L, L कितना हो गया, D कितना है 4, L कितना है 40 सेंटीमीटर की बात कर रहा हूँ अभी मैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों डिवाइड करेंगे तो sin थीटा बराबर क्या होगा, 1/20। अब समझना, tan थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, sin थीटा लिख सकता हूँ, बराबर है। तो यहाँ पर इनकी Q बराबर करेंगे √
m की वैल्यू 0.2 kg, g की वैल्यू 9.8 होती है, हम 10 लिखेंगे। और डी स्क्वायर डिस्टेंस कितनी है 4 × 10⁻², ये रही यहाँ से लिख दिया स्क्वायर, और इंटू 10 थीटा की जगह मैंने क्या बोला sin थीटा की वैल्यू भी लिख सकते हैं 1/20, 1/20 9 × 10⁻9 k की वैल्यू होती है, पता है आपको। अब यहाँ पे देखो इसको 20 से इसको और इसको काट लेंगे और कट करेंगे तब कितना आएगा 16 बचेगा, 4 2 16 है, ये 16 बचेगा, 10 की पावर इन सबको सॉल्व करके माइनस का 14 और 9, 16 का क्या होता है 4, 9 का कितना होता है 3 और 14 का कितना होता है 7, तो ये भी आपका आंसर है। और आप और ज़्यादा करना चाहते हो तो 4/3 क्या था 1.33 × 10⁻⁷ कूलाम होगा इसका आंसर। ये दोनों ही आंसर है, ठीक है। आप जो भी इसमें से चाहो वो कर सकते हो। अच्छे से समझ में आ गया, बराबर वापस देख लीजिए, नहीं समझ में आता है वापस रिपीट, पॉज करके पीछे वीडियो ले जाकर वापस देखिए इसको, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे से देख लीजिए तब तक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को, क्वेश्चन नंबर 6 है, उसके अंदर दो चार्ज बोले हैं Q1 Q2, मैंने ये ले लिया Q1 और ये ले लिया Q2, ये Q1 है और ये Q2 है, दोनों चार्ज है एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पे है, स्मॉल r डिस्टेंस पे ये दोनों पड़े हैं। फिर बोला कि उसके बीच में Q आवेश कहीं पे रख रहे हैं, मान लो यहाँ पर लाके हमने Q आवेश रख दिया है, कोई बात नहीं, कहां पे रखें कि उस पर बल ना लगे, उस पर फोर्स नहीं लगना है, इक्विलिब्रियम स्टेट लेके आनी है। चलो कोई बात नहीं, हमने कहा कितना दूर ले जाके रखा, मान लो हमने d डिस्टेंस पे रखा, ये हमने माना है लेट किया है, d डिस्टेंस पे रखा, ठीक है। तो टोटल r है और ये d है, तो बचा हुआ कितना होगा भाई, बचा हुआ यहां से यहां तक कितना होगा, टोटल r माइनस d ना, ये इनके बीच की डिस्टेंस होगी, बराबर। यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डी हमने लेट किया है और डी लेट किया तो टोटल आर है, टोटल आर में से डी गया तो आर माइनस डी यहां बचा। अब देखो यहां पर Q1 और Q2 के बीच में Q आ गया, बराबर। तो अब Q1 और Q के बीच में एक फोर्स लगेगा और एक Q और Q2 के बीच में फोर्स लगेगा, दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, तो वो देखते हैं, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम स्टेट पे साम्य अवस्था में एट इक्विलिब्रियम स्टेट, तो उस अवस्था में क्या होगा, उस पोजीशन में क्या होगा, इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स और इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स क्या हो, इक्वल हो, है ना। तो देखो यहां का फोर्स में क्या लिखता हूं, K Q1 चार्ज Q के बीच, Q1 चार्ज Q के बीच, और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है d स्क्वायर इजिकल्स टू क्या होगा, K इसमें चार्ज Q2, दूसरा वाला Q अपॉन बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर r माइनस डी का होल स्क्वायर। दोनों फोर्स बराबर होने तभी तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा, है ना, कोई फोर्स नहीं लगेगा, इक्वल होगा तभी। K से K कट गया, Q से Q कट गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, R माइनस डी का स्क्वायर को अपना क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर की तरफ, नीचे d स्क्वायर, उधर क्या बचा था Q2, ये Q1 किधर आ जाएगा नीचे Q1। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, R माइनस डी और d दोनों का स्क्वायर है, दोनों को लिख सकते हैं Q2 अपॉन Q1, बराबर है। अब इसको स्क्वायर को उधर भेज दे तो R माइनस डी अपॉन डी बराबर रूट ऑफ Q2 अपॉन Q1, राइट है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, R अपॉन डी माइनस डी अपॉन डी बराबर रूट ऑफ Q2 अपॉन Q1, दोनों कट के क्या हो गया 1, R माइनस डी इधर क्या हो गया माइनस का 1 बराबर रूट ऑफ Q2 अपॉन Q1। अब यहां देखना छोटा सा चीज है कि R अपॉन डी 1 उधर जाएगा तो 1 प्लस क्या होगा Q2 अपॉन Q1। आपको निकालना क्या था, डिस्टेंस, कि कहां पर रखें कि ये कंडीशन ओबे हो जाए, ये लग जाए, तो D डिस्टेंस, तो D निकालना है, तो D निकालना है, D ऊपर जाएगा और ये कहां आएगा नीचे, तो R अपॉन 1 प्लस रूट ऑफ Q2 अपॉन Q1। इस तरीके से आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। ध्यान रखें ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जहां पर आपको Q2, Q1 और R की वैल्यू गिवन होगी, इस फॉर्मूले के अंदर आप रख कर आंसर निकाल सकते हो। तो ये क्वेश्चन भी है और एक तरीके का डेरिवेशन हो गया और आपको एक फॉर्मूला मिल गया, तो इस फॉर्मूले से भी आप क्वेश्चन निकाल सकते हो। आज का सेशन यही खत्म होता है। अब आपके बोर्ड के ऊपर कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, टास्क मिलेंगे। पहले वाली सीट आपको दे चुका था, सेकंड सीट अभी कुछ क्वेश्चन आएंगे, उन क्वेश्चन को करना है आपको
और उनके आंसर्स को कमेंट बॉक्स में लिखना है। कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, सॉल्यूशन समझ में नहीं आता, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसका सॉल्यूशन कर सकें। तो नेक्स्ट आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन आ रहे हैं अभी, ठीक है। मैं लिखता हूं क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए। ओके, आपको बोर्ड के सामने कुछ टास्क मिल रहा है। टास्क में देखिए क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इसलिए यहीं पे वीडियो को पॉज करके रोक कर आप आराम से इन क्वेश्चंस को हिंदी मीडियम वाले हिंदी में, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में अपनी किसी कॉपी में क्वेश्चन को लिख लिए और लिखने के बाद उनका आंसर सॉल्यूशन निकालिए। सॉल्यूशन करके आंसर निकाल के अपने कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है। अभी तक ये क्वेश्चन जो है 5 लिखे हुए हैं, 2 क्वेश्चन और लिख रहा हूं मैं। आराम से पॉज करके इन 5 क्वेश्चन को लिख लो। अभी 2 क्वेश्चंस और आ रहे हैं, ठीक है, उनको और पॉज करके लिख लेना है। आराम से क्वेश्चंस लिखो, सॉल्यूशन करो, कमेंट बॉक्स में लिखो। यदि आपको कोई भी क्वेश्चंस नहीं आता है तो आप वहां पे बता दीजिए कि इन क्वेश्चंस को रिपीट करें, तो मैं वापस नेक्स्ट वीडियो के अंदर इनके सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। ये टास्क नंबर 2 है। टास्क पहला वाला मैं दे चुका हूं और उनके आंसर्स भी इस वीडियो में बता दिए थे मैंने शुरुआत के अंदर, ठीक है। तो अभी 2 क्वेश्चंस और आ रहे हैं आपके सामने अभी। तो अभी आप देख रहे हैं कि 2 क्वेश्चंस और ऐड हो गए हैं, 2 प्रश्न और ऐड हो गए हैं ऊपर। तो इनको भी आपको लिख लेना है कॉपी के अंदर। क्वेश्चंस करने के लिए, इन प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए पहले बता दूं, यदि आपने वीडियो फर्स्ट से लगाकर अभी तक के सही तरीके से नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हो, नहीं तो आप आराम से क्वेश्चन कर पाओगे। इतने हार्ड भी नहीं है, बस अच्छे कंटेंट करने की तैयारी की है, अच्छा इकट्ठा करने की कोशिश की है तो आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप अच्छे से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिए और नेक्स्ट में जो आंसर अच्छे तरीके से देंगे उनके नेम में नेक्स्ट वीडियो के अंदर अनाउंस करने वाला हूं कि इन लोगों ने बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को किए हैं और अच्छे से आंसर को दिए हैं, ठीक है। और यदि आपको अच्छा लगा है, कंटेंट बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे से आगे शेयर कीजिए ताकि बहुत लोगों का फ़ायदा हो, क्योंकि मैंने इसीलिए बनाया है ताकि यदि मैं बहुत सारा कंटेंट एक साथ इकट्ठा कर दूं तो आप सबके लिए हेल्पफुल हो सकता है। इसलिए एंजॉय कीजिए इसको, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू, जय हिंद।